Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are healthy, happy and safe at your home and doing your studies regularly. So students, I hope आप सभी ने टाइम टेबल मेंटेन कर लिया होगा और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेशन कर रहे हैं. सो वेरी गुड दोज हु आर फॉलोइंग देयर टाइम टेबल एंड जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया प्लीज मेक इट फास्ट. ओके, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर. आपको बहुत ये टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा अगर आपने अभी टाइम टेबल अपना मेंटेन कर लिया. सो स्टूडेंट्स, today we are going to start a new chapter of economics, that is lesson 3, poverty as a challenge. In this chapter we are going to read about the reasons of poverty, types of poverty, the people who are more vulnerable to poverty and the finally government strategies to remove the poverty. So ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे. नॉर्मली अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं, पुअर पीपल की बात करते हैं तो हमारा माइंड में कुछ इमेजेस घूमने लगते हैं. मतलब हमें बैगर्स दिखाई दे रहे हैं कि बैगर्स हैं, या सड़कों पर बैठे हुए लोग जो खाना मांगते हैं वो दिखाई देते हैं, या स्लम्स में रहने वाले लोग दिखाई पड़ते हैं. तो हमें ऐसे लोग हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत लोग देखने को मिलते हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी. इसमें हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कौन लोग हैं वो सबसे ज्यादा पुअर है. सो poverty as a challenge. Poverty is as a challenge. Challenge for what? Challenge for economic development. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए poverty इशू है, that is the challenge. मतलब किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे तब तक नहीं बढ़ेगा तब तक वहां पर poverty होगी. poverty कम होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंक्रीज हो जाएगा. सो अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट करना है तो वहां पर पॉवर्टी को रिड्यूस करना पड़ेगा. सो इन दिस चैप्टर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजीज, प्लान्स, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी. ओके, सो पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. पॉवर्टी अपने साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है. पॉवर्टी है तो वहां पर एजुकेशन नहीं होगी. पॉवर्टी है माल न्यूट्रिशन होगा, स्टारवेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, हेल्पलेसनेस होगी एंड इलनेस होगी. क्योंकि पुअर पीपल है वो मेडिकल फैसिलिटीज पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन पर खर्चा नहीं कर सकते हैं. पुअर सैनिटेशन होगा, साफ सफाई नहीं होगी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा पॉवर्टी के साथ में. इसलिए इसे कहा गया मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी वी हैव टू डिस्कस टू स्टोरीज. फर्स्ट स्टोरी इज related to the urban area and second story is related to the rural area. Rural and urban area में किस तरह से poverty से लोग सफर होते हैं. So सबसे पहले urban area का केस रीड करते हैं. रामशरण एक पर्सन है जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, एक व्हीट फ्लोर मिल में काम करते हैं एंड इनकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं जिनमें से 4 चिल्ड्रन हैं एंड ये हस्बैंड वाइफ. इनकी वाइफ इनको सपोर्ट करने के लिए एज अ मेड वर्क करती है बट फैमिली की इनकम फिर भी ज़्यादा नहीं है. रामशरण के फादर गांव में रहते हैं जहां पर इनको पैसा भेजना पड़ता है एंड जस्ट बिकॉज ये अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो अर्बन एरिया में इनको रेंट पे ये रहते हैं. सो सिटी से बाहर आउटस्कर्ट स्लम में इन्होंने एक रूम लिया हुआ है जिसके लिए इनको चार्ज करना पड़ता है. रामशरण का जो एल्डर सन है वो एक टी स्टॉल में काम करता है ताकि फैमिली की इनकम बढ़े, क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं बच्चों के पास में. तो सबसे बड़ा बेटा है वो टी स्टॉल में वर्क करता है. तो मदर वर्क कर रही है, रामशरण भी वर्क कर रहा है, बड़ा बेटा भी कमा रहा है, लेकिन इनकी जो अर्निंग है वो इतनी सी बेसिक फैसिलिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही है. एंड सोप, ऑयल, ये सब चीज़ें इनके लिए लग्जरियस है. मीन्स इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट इनके लिए ये लग्जरियस थिंग्स है. एंड क्लोथ्स हैं वो भी इनके पास में ज़्यादा नहीं है. मीन्स अगर क्लोथ आ रहे हैं वो भी बहुत रेयरली केसेस में कि पहले वाले क्लोथ्स इस कंडीशन में पहुंच गए कि उनको वेयर ही नहीं किया जा सकता. सो इन दैट केस दे हैव ब्रिंग द न्यू वन. ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रामशरण. ही बिलोंग्स टू अर्बन एरिया. तो अर्बन एरिया में इस तरह से हमें पॉवर्टी देखने को मिलेगी. सेकेंड, रूरल एरिया. लाखा सिंह है वो एक लैंडलेस लेबर है
एंड दूसरों के फार्म पर वो वर्क करता है एंड पर डे ही गॉट द 50 रुपीज। पूरा दिन काम करने के बाद में उसको 50 रुपीज। इनकी वाइफ फ्यूल वुड कलेक्ट करती है एंड फॉडर कलेक्ट करती है एनिमल्स के लिए। मदर एंड फादर दोनों ही ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे हैं, लेकिन इनके पास में इतना पैसा नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए। सो दिस इज द टू केस ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन एरिया। सो दोनों ही स्टोरी में हमने ये देखा कि अर्निंग करी जा रही है लेकिन अर्निंग बहुत कम हो रही है। मतलब जो काम करा जा रहा है उसको हम बोलते हैं इल पेड जॉब्स। इल पेड जॉब्स मीन्स ऐसा काम करना जिसमें इनकम बहुत कम हो रही है। तो इनकम नहीं है, फैमिली मेंबर ज्यादा है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, दैट इज द पॉवर्टी। सो हमें एक आइडिया मिल गया कि व्हाट इज द पॉवर्टी। कि पॉवर्टी की कंडीशन में इंसान को पूरा दिन कमा करके और उसको तब खाना मिलता है, दैट इज द पॉवर्टी। कोई सेविंग नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है उनके पास में, वो हेल्पलेस हैं एंड वो जस्ट अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, बट उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकें, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें या अपना ट्रीटमेंट करा सकें। अपने फैमिली के जो मेंबर है, जैसे हमने लाखा सिंह की मदर एंड फादर के बारे में पढ़ा था कि वो अगर बीमार है तो उनका ट्रीटमेंट भी वो नहीं करवा पा रहे हैं, दैट इज द पॉवर्टी। जहां पर बेसिक नीड्स पूरी नहीं करी जा रही है, फूड नहीं मिल रहा है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, दैट्स द पॉवर्टी। सो एक नैरो कॉन्सेप्ट में तो हम ये देखते हैं कि जिसके पास में खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, दैट इज द पुअर। बट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि एजुकेशन भी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज द पॉवर्टी। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि एक नैरो कॉन्सेप्ट में हम बोल देते हैं कि जस्ट फूड, शेल्टर एंड क्लोथ नहीं है, दैट इज द पुअर। So these are the causes of poverty, that is landlessness। जमीन नहीं है किसी भी लेबर के पास में गांव में, वो दूसरों के खेतों पर काम कर रहा है तो उसको वहां से वेजेस बहुत कम मिल रही है। अगर उसकी अपनी खुद की जमीन होती तो उसके पास में ज्यादा पैसा होता अभी प्रेजेंट सिचुएशन के कंपैरिजन में। सो लैंडलेसनेस इज द कॉज, ये भी एक रीजन है। अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कोई ऐसा गेनफुल वर्क नहीं मिल रहा है जिसमें उसको ज्यादा सैलरी मिले, दैट्स व्हाई ही इज पुअर। साइज ऑफ फैमिली का साइज भी डिपेंड करता है। जहां पर आपको टेक केयर करनी पड़ रही है 6 मेंबर्स की, अगर वहां पर 3 मेंबर हो तो आपको वहां पर खर्चा भी कम होगा और अच्छे से क्वालिटी लाइफ भी मिल पाएगी। इलिटरेसी, पुअर्टी की वजह से इतना पैसा नहीं होता है कि एजुकेशन दी जाए बच्चों को। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए पैसा नहीं है तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, बस जो भी मिल रहा है बस वो खा लिया। उसमें क्वालिटी ऑफ फूड यानी कि जो हमारी कैलोरीज हमारी बॉडी को चाहिए है जितनी क्वांटिटी में, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, वो नहीं मिल रहे हैं, फ्रूट्स नहीं मिल रहा है, जूस नहीं मिल रहा है, मिल्क नहीं मिल रहा है, तो दैट इज माल न्यूट्रिशन हो जाता है। चाइल्ड लेबर, फैमिली में ज्यादा मेंबर है तो और पॉवर्टी भी है तो चाइल्ड लेबर का भी काम स्टार्ट हो जाता है, वहां पर बच्चों को पैसे के लिए बच्चों को भी काम पर लगाया जाता है। एंड हेल्पलेसनेस, बेसहारा लोग भी पॉवर्टी के शिकार होते हैं, मतलब जिनका अपना कोई नहीं है, अब उनके पास में कोई जॉब भी नहीं है, उनके पास में खेत भी नहीं है, उनके पास में फार्म भी नहीं है, लैंड भी नहीं है, उनके पास में रहने को घर नहीं है, हेल्पलेस है, मतलब बेसहारा है, वो कुछ नहीं कर सकते। सो पॉवर्टी की नैरो डेफिनेशन है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, इट्स शेल्टर, फूड एंड क्लोथ। ये नहीं है, दैट इज द पुअर। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। एंड द ब्रॉड डेफिनेशन इज हंगर, जहां पर है वहां पर पॉवर्टी है, लैक ऑफ क्लीन वाटर जहां पर है वहां पर पॉवर्टी है, लैक ऑफ सैनिटेशन है, लैक ऑफ रेगुलर जॉब है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें जब नहीं, कि साफ सफाई भी हमने बोल दी एंड हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी बोल दिया, एजुकेशन, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्राइटेरियाज को फॉलो किया है ब्रॉड डेफिनेशन में। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द नैरो डेफिनेशन एंड ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन पुअरेस्ट पीपल बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। गांधी जी ने ये कहा था कि भारत को तब तक आजादी नहीं मिल सकती जब तक जो पुअर पीपल है उनके जो दुख हैं, ह्यूमन सफरिंग्स है, वो खत्म नहीं हो जाती। यानी कि यहाँ पर गांधी जी पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं कि जब पॉवर्टी रिड्यूस होगी तभी ट्रूली वे में हमारी कंट्री है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी। Now we will read the poverty based on social exclusion and vulnerability.
सो सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी मीन्स, अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि पुअर्टी दो रीजन की वजह से भी है, कि एक तो सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है एंड सेकेंड वन इज वल्नरेबिलिटी. सोशल एक्सक्लूजन मीन्स पुअर लिव इन पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल. जो पुअर लोग हैं वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर सारे पुअर ही पीपल रहते हैं. दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन. मतलब वो सोसाइटी में उनको इक्वालिटी नहीं है, सोशल इक्वालिटी उनको नहीं है. एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी. सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता को वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं. जैसे जो पुअर पीपल है वो वहीं रहेंगे स्लम्स में जहां पे बाकी पुअर पीपल रहते हैं. इफ वी टेक द एग्जांपल कास्ट सिस्टम का, कि एक पर्टिकुलर कास्ट है, अगर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो उनके जो घर होंगे वो पास पास में मिलेंगे आपको रूरल एरियाज में. दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन. कोई बैगर है, वो रेस्टोरेंट में जाए और वो भी बैठ करके खाना खाना चाहे तो भी उसको रेस्टोरेंट, जिनका है रेस्टोरेंट ऑनर, वो उनको अंदर नहीं आने देंगे. दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन. आप सपोज करिए रेलवे स्टेशन पर बैगर बैठे हुए हैं, आप उनके साइड में जाके बैठना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप उनको डिफरेंट मानते हैं, आप अपने स्टेटस का नहीं मान रहे हैं उनको. दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन. कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस. पोवर्टी है इसलिए सोशल एक्सक्लूजन हुआ है, और सोशल एक्सक्लूजन है उनके साथ में इसलिए वहां पर पोवर्टी है. सपोज कोई ग्रुप है रिच पीपल का, तो पुअर पीपल को वो कभी अलाउ नहीं करेगा, तो पुअर पीपल को यहां पर रहना पड़ेगा जहां पर सारे पुअर पीपल रह रहे हैं. दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन. सोशल इक्वालिटी जहां पर नहीं है उसे सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है. अगर यहाँ जो पुअर जिसको यहाँ पर भेज दिया इन्होंने, अगर वो यहाँ पर रहता तो क्या पता उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा रेज हो जाता, इन लोगों के बराबर वो भी पहुंचने की कोशिश करता, बट नहीं, क्योंकि वो उनका स्टेटस नहीं था इसलिए यहाँ पर उसको भेज दिया गया. दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन. ओके, so social exclusion is the major cause of poverty. And vulnerability means when a section is more prone to specific problem. कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कोई सेक्शन उससे बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा उस सेक्शन को बोला जाता है वल्नरेबल. सपोज अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक में जो बहुत सारा नुकसान हो गया, लेकिन जो पुअर थे उनको वो और भी ज्यादा पुअर हो गए हैं. मतलब जो पुअर्स थे, एक तो वो लैंडलेस थे, उनके पास कुछ भी काम नहीं था, और जहां पर उन्होंने अपना स्लम बना रखी थी, जहां पर उन्होंने जहां पर वो रह रहे थे वो सारे सोर्स उनके खत्म हो गए, तो अब उनके पास में कुछ भी रिसोर्स नहीं बचे. तो वल्नरेबल वो है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो ग्रुप है, दैट इज द वल्नरेबल. सो सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल अफेक्टेड मोर एडवर्सली. जब कोई ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, उसे वल्नरेबल कहा जाता है. So poverty is based on the vulnerability. जिनके पास में रिसोर्स नहीं है they are more vulnerable to the poverty. वो poverty के ज्यादा vulnerable है. जिनके पास में जॉब नहीं है they are more vulnerable to the poverty. जिनके पास में जॉब नहीं है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है. अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नेचुरल क्लाइमेटी आती है, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. वो जो पुअर है वो और भी पुअर होते हुए चले जाएंगे. दैट इज द vulnerability. मीन्स पोवर्टी सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी पर बेस्ड है. स्टूडेंट्स, अगर चैप्टर हम पोवर्टी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो अगर सोशल साइंटिस्ट को ये पता चला है कि पोवर्टी इज अ प्रॉब्लम, तो वो हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं. तो डीप में स्टडी इसलिए करी गई है कि पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट रेडी किया गया है कि पोवर्टी अगर है तो क्यों है, क्या उसके कॉजेज है, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज और प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को हम फॉलो कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि पुअर पीपल कौन है. तो एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा. दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड द पोवर्टी लाइन. ये हम किसी ऐसी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई हम गेम खेल रहे हैं उसमें कोई ऐसी कोई लाइन ये नहीं है. दिस इज द लाइन दैट इज इट इज द क्राइटेरिया फिक्स बाय द सोशल साइंटिस्ट. बहुत सारा सर्वे करके, बहुत सारी डीपली स्टडी करके क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि कोई पर्सन पर डे अगर इतना कमाता है तो वो पोवर्टी लाइन से अबाउ है, और अगर इससे कम कमाता है तो वो बिलो पोवर्टी लाइन है. एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं आपकी क्लास से. सपोज आपका एक टेस्ट हो रहे हैं, आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, और क्लास टेस्ट में मैम ने बोला है कि 1 वीक का रिकॉर्ड बनेगा क्लास टेस्ट का, और 10 मार्क्स का टेस्ट है वो आपका डेली हो रहा है. तो मैम ने बोला है कि मॉनिटर को बोला गया कि आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें पूरा वीक का रिकॉर्ड रखा जाएगा, एंड जिन बच्चों के 5 मार्क्स
बिलो हैं उनके आगे आप नॉट लर्निंग लिखेंगे, एंड जिनके 5 से अबाव है उनके में लर्न लिखेंगे। लर्न लिख दिया, यहाँ पर नॉट लर्न लिख दिया। तो मैम ने क्राइटेरिया फिक्स करा है 5, दैट इज द 5 कि 5 से अगर कम है तो नॉट लर्न लिखेंगे और 5 से अबाव है तो लर्न लिखेंगे। आपके भाई इनको लर्न है, इन्होंने लर्निंग करी है घर पे जाके। सो एक क्राइटेरिया फिक्स करा ना उन बच्चों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन होमवर्क करके आ रहे हैं लर्निंग वर्क और कौन लर्निंग वर्क नहीं करके आ रहे हैं। सो सेम प्रोसीजर अप्लाइड हियर कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। सपोज करिए कि डेली के अगर कोई पर्सन है वो 500 रुपीज अगर कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है, अगर इससे कम वो अर्न कर रहा है तो वो पुअर है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज नॉट द एक्चुअल डाटाज। ओके, सो दिस इज द पॉवर्टी लाइन। तो अ बेंचमार्क विद डिफाइंस द पॉवर्टी, एक बेंचमार्क जो पॉवर्टी को डिफाइन कर रहा है। आप डिफाइन कर रहे हैं ना कि 500 से कम कमा रहे हैं तो वो पुअर है, और 500 या उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो वो पुअर नहीं है। तो एक बेंचमार्क, एक क्राइटेरिया है ये पॉवर्टी लाइन। A common method used to measure poverty is based on the income and consumption. तो हम जो क्राइटेरिया यूज करते हैं वो इनकम एंड कंजप्शन लेवल। इनकम हम कितना कमा रहे हैं, जितना कमाएंगे तभी हम खर्च कर पाएंगे ना, इसलिए इनकम लेवल एंड कंजप्शन लेवल है उनको यूज किया जाता है पॉवर्टी लाइन के जो क्राइटेरियाज है वो बनाने के लिए। पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। पॉवर्टी लाइन में चेंज आता है टाइम एंड प्लेस को लेके। टाइम मतलब 2001 में जो पॉवर्टी लाइन के लिए जो क्राइटेरिया था वो 2021 में चेंज हो जाएगा, 2011 में वो चेंज हो जाएगा। मतलब एक पीरियोडिकली अगर चेंज हो रहा है हर 5 साल बाद या हर 10 साल बाद, तो टाइम में हम कहेंगे कि टाइम टू टाइम पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया वो चेंज हो रहा है। और प्लेस इसलिए लिखा है कि इंडिया में जो क्राइटेरिया वो अमेरिका में क्राइटेरिया नहीं है पॉवर्टी लाइन का, वहां पर पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया कुछ और है। तो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसको देख करके एक कंट्री रेडी करती है अपना पॉवर्टी क्राइटेरिया। जैसे यूएस में जिसके पास में कार नहीं है वो पुअर है, जबकि इंडिया में जो कार है वो एक लग्जरियस थिंग है। तो इंडिया में हम कार, तो यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज हो गया ना। उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि हैविंग अ कार इज नॉट पुअर, उन्होंने कहा था कि जो इसके पास में कार है वो पुअर नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर तो जो रिच होते हैं उनके पास में भी कार होती है। तो प्लेस टू प्लेस डिफरेंस करता है पॉवर्टी लाइन, एंड टाइम टू टाइम भी डिफरेंस करती है। ओके, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किन बेसिस पर करा जाता है? मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। ये कुछ फिजिकल क्वालिटीज हैं कि एक इंसान को एक महीने में कितने खर्चा उसका हो जाएगा क्लोथिंग पर या फ्यूल पर या एजुकेशन पर या इलेक्ट्रिसिटी पर, तो उसका एस्टिमेट लगाया जाता है। उनके प्राइसेस से उनको मल्टीप्लाई करके एक रुपीज में एक कॉस्ट निकाली जाती है। कि सपोज करिए, अभी भी हम यहाँ पर रॉ डाटा ही पढ़ रहे हैं, जो फाइनल डाटा भी आगे पढ़ेंगे। सपोज करिए ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि 1000 रुपीज है, वो पर पर्सन पर मंथ है, उसमें उसका काम चल सकता है, तो वो पुअर नहीं है। हम यहाँ पर हायर क्वालिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिटीज, मिनिमम लेवल है ये, एक अच्छा वाला लेवल नहीं है कि आप बहुत ही महंगे स्कूल में जा रहे हैं या एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या एक वैरायटी ऑफ फूड मिल रहा है आपको। नहीं, ये मिनिमम लेवल लिया गया, मतलब सबसे कम इतने आप खर्च कर सकते हैं। एक मिनिमम लेवल लेने के लिए ये जो सारी फिजिकल क्वालिटीज है, इनके प्राइस से इनको मल्टीप्लाई करके एक टर्म निकाली जाती है, एक अमाउंट निकाला जाता है, उससे हम फिक्स करते हैं पॉवर्टी लाइन। प्रेजेंट फॉर्मूला अगर हम देखें तो कैलोरीज रिक्वायरमेंट भी लिया जाता है। कैलोरीज रिक्वायरमेंट कि अगर एक इंसान को एक दिन में पर पर्सन पर डे, रूरल एरिया में अगर 2400 कैलोरीज उसको मिल रही है, 400 कैलोरीज अगर हमारे फूड में है एक दिन में, 1 पर पर्सन पर डे, तो वो गरीब नहीं है। मतलब उसको 2400 कैलोरी जिसको मिलेगी तो वो पॉवर्टी लाइन से बिलो नहीं होगा। एंड अर्बन एरिया के लिए जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है ये 2100 है। अब आप कहेंगे कि दो अलग अलग क्राइटेरिया क्यों, रूरल एंड अर्बन के लिए? जस्ट बिकॉज थिंक, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड। ओके, इफ यू नो दैट वेरी गुड, इफ यू डोंट नो जस्ट लिसन, just listen।
2400 कैलोरीज इसलिए दिया गया है रूरल एरिया के लिए क्योंकि ये लोग फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू अर्बन। तो अगर फिजिकल वर्क करेंगे तो जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होगी पर डे, इसलिए रूरल एरिया का 2400 है कैलोरीज एंड अर्बन एरिया का 2100 कैलोरी। सो इंडिया में हमने देखा एक मिनिमम लेवल फिक्स किया जाता है पॉवर्टी लाइन के लिए एंड कैलोरीज रिक्वायरमेंट। तो द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग these calories requirement are, so इतना एक्सपेंडिचर पर कैलोरीज पर और जो हमने फिजिकल रिक्वायरमेंट पढ़ी थी उनको मिलाकर के जो एक मिनिमम अकाउंट है दैट इज ₹816 इन रूरल एरिया पर पर्सन पर मंथ। एक मंथ में एक पर्सन अगर 816 रुपीज अर्न कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से अबाउ है, जबकि ₹1000 फॉर अर्बन एरिया में एक महीने में एक व्यक्ति अगर 1000 रुपए कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से अबाउ है। तो आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा ये क्राइटेरिया सुन के, दीज क्राइटेरिया बिलोंग्स टू 2011 एंड 12, बट फिर भी ये अमाउंट काफी कम है क्योंकि ये मिनिमम, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन इसमें ऐड ही नहीं करी जाती। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से इस अर्निंग को इंक्रीज नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं, जो चीजें की जो कीमतें बढ़ती हैं उनको इग्नोर किया जाता है यहाँ पर। तो इसमें पीरियोडिकली एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब आप या तो 5 इयर्स या 10 इयर्स के बाद में पॉवर्टी लाइन के जो ये क्राइटेरिया इनको चेंज किया जाता है। तो ये ड्रॉबैक है कि मार्केट फ्लक्चुएशन तो हर मंथ हर ईयर होती है, तो ये पॉवर्टी लाइन है ये भी ईयरली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक पर्सन का पढ़ा है कि एक पर्सन 816 रुपीज अगर अर्न कर रहा है तो वो पुअर नहीं है। तो अगर 5 मेंबर्स हैं फैमिली में तो रूरल एरिया में अगर महीने में 4080 रुपीज आ रहे हैं तो वो पुअर फैमिली नहीं है, और अर्बन एरिया में अगर 5000 आ रहे हैं तो वो अर्बन फैमिली नहीं है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी रूरल और अर्बन का डिफरेंस क्यों? कैलोरीज में तो हमने देखा था डिफरेंस था, इसमें इसलिए डिफरेंस है क्योंकि शहरों में महंगाई ज्यादा होती है, चीजों की कीमतें हैं, आप वेजिटेबल्स खरीदिए, फ्रूट्स खरीदिए, मिल्क खरीदिए, वो शहरों में ज्यादा महंगा है इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया। अब ये एस्टिमेशन के लिए जो डाटा कलेक्शन है कौन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा सुनिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी लाइन के लिए जो डाटा कलेक्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किए जाते हैं। ओके, अब वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है उनमें कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को अगर कंपेयर करेगा तो कंपेयर के लिए उसके पास में क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी पॉवर्टी लाइन क्या रखी है एक यूनिफॉर्म लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर, कि अगर कोई व्यक्ति पर पर्सन पर डे $1.90 अगर कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है। $1.90 की बात हो रही है, ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है। इंटरनेशनल मतलब हर एक कंट्री में ये अप्लाई हो रहा है, और डॉलर इसलिए लिया है क्योंकि डॉलर इज अ इंटरनेशनल करेंसी। तो $1.90 पर पर्सन पर डे जो अर्न कर रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, बाकी पॉवर्टी लाइन से बिलो है। और वर्ल्ड बैंक क्यों इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन देता है? क्योंकि इसको कंपेयर करना होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट सर्वे से हमें एक पॉवर्टी में जो डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में पता चला है कि पॉवर्टी का क्या ट्रेंड चल रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो एक बार देख लेते हैं। डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया अबाउट 45% इन 1993-94। 1993-94 में पॉवर्टी रेशियो था इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का वो 45% था, और जब सर्वे हुए थे 2004 एंड 5 में तो उसमें जो पॉवर्टी रेशियो था इंडिया का वो 37.2% था। तो डिक्लाइन हुआ है 45 से 37.2% हो गया। इफ द ट्रेंड continuous, people below poverty line may came down to less than 20% in next 5 years। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर ऐसे ही डिक्लाइन होती रही पॉवर्टी तो आगे आने वाले 5 सालों में 20% से भी कम हो जाएगा पॉवर्टी रेशियो। मतलब इंडिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20% से भी कम लोग होंगे वो पॉवर्टी लाइन के बिलो होंगे।
द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम 407 मिलियन इन 2004-5। देखिए एक दूसरा डाटा दिया है कि 2004 एंड 5 में 407 मिलियन लोग जो थे वो पुअर थे, जबकि वो डिक्लाइन हो गए 2011-12 के कंपैरिजन में 270 मिलियन। 407 मिलियन से 270 मिलियन पहुंच गए 2011 एंड 12 में। तो हमने एक एवरेज एनुअल डिक्लाइन निकाला कि हर साल 2.2% जो पीपल हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब अबाव पॉवर्टी लाइन चले गए। हर साल 2.2% लोग हैं वो कम हो रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में, और वो कहाँ मूव हो रहे हैं, अबाव पॉवर्टी लाइन। सो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो रेशियोज थे उसमें सभी सोशल ग्रुप्स है वो सेम नहीं थे, सभी इकोनॉमिक ग्रुप्स है उनका सेम प्रोपोर्शन नहीं था। कुछ सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक ग्रुप ऐसे थे जिनका परसेंट सबसे ज्यादा है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कौन थे वो सोशल ग्रुप एंड कौन से हैं वो इकोनॉमिक ग्रुप? दे आर द पीपल हु आर मोर वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल मतलब जो गरीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, सबसे ज्यादा बुरा असर जिन पर पड़ रहा है गरीबी का। तो सोशल ग्रुप में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, एससीज एंड एसटीज, इनका प्रोपोर्शन ज्यादा है बीपीएल में। एंड इकोनॉमिक ग्रुप में आ जाएंगे कैजुअल फार्म लेबर्स, जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास में अपनी जमीन नहीं है, दूसरों के खेतों पर जो काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर्स, वो इकोनॉमिक ग्रुप, दे आर मोर वल्नरेबल टू पुअर्टी। एंड ये तो रूरल एरिया में है। एंड अर्बन एरिया में कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो लेबर, कैजुअल लेबर जो डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं किसी के अंडर में और उनको फिर पैसा मिलता है, कैजुअल लेबर ही है ये, कंस्ट्रक्शन का काम करें या कैसा भी वर्क ये करें। तो रूरल में कैजुअल फार्म लेबर्स एंड अर्बन में कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये वो इकोनॉमिक ग्रुप है कि इनकी इनकम भी बहुत कम है एंड दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस इज ऑफ 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब कौन है। अभी पुअर तो आप बोलेंगे पुअर इज पुअर, कि गरीब व्यक्ति को तो हम एक साथ ही डिफाइन करते हैं, लेकिन गरीबों में भी गरीब मतलब जिनके पास में सपोज करिए जो एक पुअर फैमिली है उसमें खाना आ रहा है, तो जो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं जो मेल, उनको प्रॉपर तरीके से खाना मिल रहा है। अब वुमेन के लिए कुछ बचे ना बचे चाहे, तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, ये पुअर ऑफ द पुअर है। और फीमेल चाइल्ड, पुअर फैमिली में फीमेल चाइल्ड को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। सो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल चाइल्ड ऑफ द पुअर फैमिली। ये पुअर फैमिली के वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पुअर। तो अभी हमने सोशली एंड इकोनॉमिकली कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, दोज हु आर मोर वल्नरेबल टू पुअर्टी। तो बुक में एक स्टोरी से उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करा है। सो बुक में एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेकर के उस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। स्टोरी में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्टोरीज आर फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर स्टोरीज फ्रेम कर रखी है। तो शिवारमन एक लैंडलेस लेबर है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों पर काम करता है एंड पर डे ही गॉट 160 रुपीज, उसको 160 रुपीज मिल रहे हैं हर दिन। एंड सोशल ग्रुप, वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर सोशल ग्रुप में भी सोसाइटी में वो पीछे है एंड इकोनॉमिक ग्रुप में भी एज अ मॉनेटरी पैसे के मामले में वो पीछे है। 8 मेंबर्स हैं फैमिली में। एक मदर है, वो काफी बीमार रहती है, लेकिन उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकें। 25 ईयर्स ओल्ड एक अनमैरिड सिस्टर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवारमन पर है एंड 4 चिल्ड्रन है इनके, जिसमें से एक मेल है, सबसे छोटा है वो सन है, बाकी 3 गर्ल्स हैं जिनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा। जबकि शिवारमन चाहता है कि मैं इतने पैसे कमाऊं कि कम से कम अपने बेटे को मैं स्कूल भेज सकूं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा कि गर्ल एंड बॉय में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि उसका मानना है कि वो आफ्टर मैरिज तो दूसरे घर चली जाएंगी, तो उनको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, हालांकि वो अपने बेटे को जरूर पढ़ाना चाहता है। एंड उसकी वाइफ है शशिकला, जो कि फार्म लेबर पर एज अ फार्म लेबर ही काम करती है और इसको पर डे 100 रुपीज मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो लेबर्स हैं, हमने देखा तो कम वेजेस मिल रही है, जबकि शिवारमन है उसको ज्यादा वेजेस मिल रही है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। सो दिस इज हाउ अ पुअर फैमिली सफर ऑल द प्रॉब्लम्स। कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक पुअर फैमिली को सफर करनी पड़ती है।
सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे. वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन our further classes. So I hope all of you understand them. Do your work regularly